जय हिंद स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में देखेंगे। आज हम देखेंगे दर्पण का परावर्तन, अपवर्तन और प्रकीर्णन क्या होता है। ये सभी चीज़ें जो है ये सभी प्रकाश के अंतर्गत आती हैं। इस वजह से हमें प्रकाश के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी होना ज़रूरी है। जैसे कि प्रकाश क्या है, तो प्रकाश एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है और इसकी उपस्थिति में हमें क्या होता है, इसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अगर प्रकाश ना हो तो हम किसी वस्तु को नहीं देख पाएंगे। जैसे कि अंधेरे में हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि रात में प्रकाश नहीं होता। तो प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी वजह से हम वस्तु को देख पाते हैं। और यह एक प्रकार की चुंबकीय तरंग है। क्या है? एक प्रकार की चुंबकीय तरंग है। और किस रूप में ये गति करता है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग के रूप में गति करता है। ठीक है। प्रकाश विद्युतीय रूप से उदासीन होता है। और प्रकाश की चाल आप अगर जानते होंगे तो प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। और यह माध्यम और निर्वात में भी गति कर सकता है। माध्यम का मतलब ठोस हो या द्रव हो या गैस हो, यह उसमें गति कर सकता है। ठीक है। और ये सूर्य की किरणें जो है वो 200 मीटर समुद्र की गहराई में जा सकती हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हम चलिए बात करते हैं। ये सब तो थी बेसिक बातें प्रकाश के बारे में जो कि आपको पता होनी चाहिए। अब हम चलिए देखते हैं प्रकाश के कुछ गुण होते हैं। चलिए हम उनके बारे में जानते हैं। तो प्रकाश में अमूमन 3 प्रकार के गुण देखे जाते हैं। एक होता है प्रकीर्णन। प्रकीर्णन तो लास्ट में आता है, लेकिन उससे पहले आता है परावर्तन और अपवर्तन। ठीक है। परावर्तन, अपवर्तन। तो परावर्तन क्या है? जब प्रकाश की किरणें आती हैं और किसी चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाती हैं तो इसे हम परावर्तन कहते हैं। ठीक है। और वहीं जब अगर प्रकाश की किरण आई और चिकनी सतह से टकराने के बाद वापस न लौटने के बजाय सीधे दूसरे माध्यम में चली गई, तब उसे अपवर्तन कहते हैं। जब सूर्य की किरणें आएंगी और वापस लौट जाएंगी तो वो परावर्तन, और जब वापस नहीं लौटी दूसरे माध्यम में चली गई तो उसे अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। और प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं कि प्रकाश की किरण यहाँ पे आई, उसके बाद टकराने के बाद वो न लौटी और न दूसरे माध्यम में गई, बल्कि फैल गई, चारों तरफ फैल गई, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन। ठीक है। इन सब के बारे में आगे हम और भी जानेंगे, लेकिन अभी हम इतना ही समझते हैं। ठीक है। अब आगे चलिए हम जानते हैं एक एक करके कि क्या होता है। तो इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चलिए हम लेते हैं कि ये कैसे होता है। तो सबसे पहले हम इसे इरेज कर लेते हैं जल्दी से। आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा कि परावर्तन अपवर्तन क्या है। जब प्रकाश की किरणें आएंगी, चिकनी सतह से टकराकर वापस लौट जाएंगी तो वो है परावर्तन। और जब दूसरे माध्यम में चली जाएंगी तो वो है अपवर्तन। और जब टकराकर फैल जाएंगी तो वो है प्रकीर्णन। ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं। जब यहाँ पे ये जो प्रकाश की किरणें आती हैं इसे हम आपतित किरण बोलते हैं। जो ये प्रकाश की किरणें आती है इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। इसे हम आई से दिखाते हैं। किससे? आई से आपतित किरण बोलते हैं। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसे इंसिडेंस रे बोलते हैं। इंसिडेंस रे बोलते हैं। ठीक है। और जो ये वापस जाती है इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। इसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है। इतना समझ में आया? प्रकाश की किरणें जो आती है, जो सूर्य की रोशनी आती है उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, जिसे हम आई से डिनोट करते हैं। और जो चिकनी सतह से टकराकर वापस जाती हैं उसे हम आर से डिनोट करते हैं। और आपतित किरण को इंग्लिश में इंसिडेंस रे बोलेंगे, जबकि परावर्तित किरण को हम रिफ्लेक्टिव रे बोलेंगे। ठीक है।
और इसमें सबसे पहले हमें ध्यान रखना होगा कि ये जो है ये चिकनी सतह ही होनी चाहिए, तभी परावर्तन होगा। परावर्तन के लिए आवश्यक शर्त है कि चिकनी सतह हो। तो उसके लिए यहाँ पे कलई किया जाता है। कलई मतलब कि यहाँ पे लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है? तो यहाँ पे AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड की कलई की जाती है, जिससे ये ऊपर वाला ये चिकनी सतह बन जाता है। ठीक है। जब प्रकाश की किरणें आती हैं तो उसे हम आपतित किरण बोलते हैं। जब ये वापस लौट जाती हैं तो उसे हम परावर्तित किरण बोलते हैं। आपतित किरण को हम I से लिखते हैं और जबकि परावर्तित किरण को R से लिखते हैं। और आपतित किरण और अपवर्तित किरण को अलग करने के लिए हम बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। बीच में एक अभिलंब खींचते हैं। ठीक है। क्या खींचते हैं? बीच में एक अभिलंब। तो ये है अभिलंब। तो यहाँ पे जो आपतित किरण है ये हो जाएगा I, ये एंगल हो जाएगा I, और ये जो है ये एंगल हो जाएगा R, और जबकि ये क्या है? ये है अभिलंब। तो आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये जो अभिलंब है, ये इसकी शर्त है कि ये तीनों एक ही जगह पे होने चाहिए। क्या होने चाहिए? एक ही जगह पे होने चाहिए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और ये अभिलंब एक ही स्थान पे होने चाहिए। और सबसे पहला रूल क्या हो गया? सबसे पहला रूल हो गया कि कोण, ये देखो ये क्या है? ये ट्रायंगल का निशान है, ऐसे ही होता है। कोण I बराबर क्या होना चाहिए? कोण R के। इसका मतलब जितने कोण से आपतित किरणें आएंगी उसी कोण से परावर्तित किरण वापस लौट जाएगी। ठीक है। इतना समझ में आया? अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अब चलिए और जानते हैं इसके बारे में। तो लेकिन क्वेश्चन कैसे आएगा? तो सबसे पहले हमने क्या समझ लिया? आपतित किरण जिस कोण से आएगी उसी कोण से वापस चली जाएगी। लेकिन अगर क्वेश्चन क्या पूछेगा, जैसे कि मैं एक क्वेश्चन दे देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन है कि आपतित किरण 50 डिग्री कोण से या 50 डिग्री से आती है, तो बताइए परावर्तित किरण कितनी डिग्री से वापस जाएगी? जल्दी से बताइए। इसका मतलब है कि कोण I जो है ये 50 है, 50 डिग्री, तो ये जाएगी परावर्तित किरण यानी कोण R कितना होगा? जल्दी से आपको बताना है। तो कोण R हो जाएगा, अभी तक आप लोगों ने बता भी दिया होगा। तो कोण R क्या हो जाएगा? ये भी 50 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि अभी हमने कहा कि कोण I बराबर कोण R होता है, इस वजह से यहाँ पे ये जब I 50 डिग्री है तो R भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। इतना समझ में आया? लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देता है? एग्जाम में थोड़ा अलग दे देगा। कैसे अलग दे देगा? चलिए समझते हैं। देखिए ये क्या हो गया? अभिलंब, ये आपतित किरण और ये परिवर्तित किरण। इसकी शर्त है कि तीनों एक ही जगह पर मिलते हैं। कौन कौन से? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, तीनों एक ही जगह पे मिलते हैं। तो देखिए, तो क्वेश्चन क्या देगा एग्जाम में? क्वेश्चन एग्जाम में देगा, ये देखिए अभिलंब क्या है? अभिलंब 90 डिग्री होता है, ये तो सबको पता होगा ना। ये अभिलंब जो है ये इतना क्या है? ये इतना 90 डिग्री होता है। कितना? 90। ठीक है ना, ये तो पता है। अब देखिए एग्जाम में कैसे देता है। रुक जाइए, इसे मैं इरेज कर देता हूँ पहले, उसके बाद फिर बताते हैं आपको। ओह, ये तो पूरा इरेज हो गया। रुक जाइए फ्रेंड्स, थोड़ा सा रुक जाइए बस। तो देखिए एग्जाम में कैसे पूछता है। तो एग्जाम में वो इस तरीके से पूछेगा, वो ये नहीं कहेगा, कह भी सकता है अगर कोई अच्छा एग्जामिनर है जो पेपर सेट करने वाला, तो वो वैसे ही देगा कि बताइए आपतित किरण इतना है तो परावर्तित किरण कितना होगा। तब तो हम सीधे बिना कुछ सोचे ही बता देंगे। अगर आपतित किरण मान लीजिए कुछ भी है, 60 है, तो हम परावर्तित किरण भी 60 बता देंगे। लेकिन कुछ एग्जामिनर होते हैं वो अलग तरीके से पूछते हैं। वो क्या पूछेंगे? वो पूछ लेंगे, वो क्वेश्चन में दे देंगे कि आपतित किरण
देखिए क्वेश्चन देखिए, आपतित किरण और क्वेश्चन है आपतित किरण और तल के बीच, और तल के बीच 60 डिग्री का एंगल है, का एंगल मतलब कोण है, एंगल है। तो बताइए कि परावर्तित किरण कितने डिग्री पे जाएगी, परावर्तित किरण कितने डिग्री पे जाएगी, आपको ये बताना है। ठीक है, कितने डिग्री पे जाएगी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या दिया है, हमें दिया है ये वाला। कैसे पता चला? तो अभी हमने कहा कि जो किरणें आती हैं उसे हम आपतित किरण बोलते हैं, तो ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, और फिर दिया गया है आपतित किरण और तल। तल किसे बोलते हैं? तल यही है। ठीक है, ये है तल, जहाँ पे प्रकाश की किरणें टकराती हैं उन सबको क्या बोलते हैं? तल। तो ये है तल। बोला गया आपतित किरण और तल के बीच 60 डिग्री है, ये है 60 डिग्री। तब पूछ रहा है कि परावर्तित किरण कितने डिग्री से जाएगी। ठीक है, तो अभी हमें कोण आई नहीं पता। अगर हमें ये पता चल जाए तो फिर हम कोण आर बता देंगे। कैसे बता देंगे? क्योंकि हमें पता है कि कोण आई जितना होगा उतना ही कोण आर भी होगा। तो सबसे पहले हम पता कर लेते हैं कोण आई। देखिए फ्रेंड्स, अभी हमने बताया आपको ये टोटल कितना होता है, ये होता है 90। ये टोटल कितना होता है? 90 होता है टोटल। ठीक है, ये अगर टोटल 90 होता है तो 60 तो पहले से ही हो गया, क्वेश्चन में ही दिया है 60। अगर 60 क्वेश्चन में ही दिया है तो टोटल 90 होता है, तो 90 माइनस 60 कर दो, बचे कितने? 30। तो कहने का मतलब है कि 30 इतना हो जाएगा, बचा हुआ कितना हो जाएगा? बचा हुआ हो जाएगा 30 डिग्री। तो इस प्रकार हमें पता चल गए कि कोण आई कितना है। कोण आई है 30। अगर कोण आई 30 है तो रूल के हिसाब से, नियम के हिसाब से क्या हो जाएगा? कोण आर भी उतना ही हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें पता चल गया कि कोण आर बराबर भी 30 ही होगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। तो चलिए अब आपको एक क्वेश्चन देते हैं जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ फिर से। देखिए, यह है एक सरफेस, यह है अभिलंब, यह है आपतित किरण और यह है परावर्तित किरण। और क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन है ये आप सबको बताना है कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन है कि देखिए, क्वेश्चन है कि परावर्तित किरण और तल के बीच, परावर्तित किरण और तल के बीच 60 डिग्री का एंगल मतलब कोण है। तो आपको बताना है कि आपतित किरण कितने डिग्री से आएगी। ठीक है, आपतित किरण कितने डिग्री से आएगी, यानी कोण आई आपको बताना है। ठीक है, कहाँ पे बताना है? इसको आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। हमें परिवर्तित किरण दिया गया, मतलब ये दिया गया, ये कितना है? ये है 60, और हमें ये बताना है ये कितना है? कोण आई। जो बता ले जाएगा वो कमेंट बॉक्स में बताएगा, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगा। ठीक है, आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब चलिए आगे कुछ देखते हैं। तो अभी तक तो हमने समझ लिया, क्या क्या समझ लिया हमने समझा परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है और प्रकीर्णन क्या है, ये सब तो हमने समझ लिया। आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। अगर अब भी नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर हम किसी दूसरे तरीके से इसे समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलिए समझते हैं समतल दर्पण के बारे में। क्या, किसके बारे में? समतल दर्पण के बारे में। ठीक है, तो देखिए समतल दर्पण को समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा?
देखिए सबसे पहले हमें समतल दर्पण देख लेना होगा। समतल दर्पण कैसे होता है? समतल दर्पण अभी हमने आपको दिखाया। समतल दर्पण जैसे ये है तो इसके पीछे की सतह जो है वो कलई कलई किया रहेगा। कलई मतलब कि मतलब यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड, क्लेई का मतलब है कि यहाँ पे सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसकी पेंटिंग करी रहेगी। ठीक है, तो ये है समतल दर्पण, जो कि शीशा हम यूज करते हैं नॉर्मल घरों में कंघी करने के लिए। जो शीशा है वो सब क्या है? वो सब समतल दर्पण ही है। ठीक है ना? तो देखिए समतल दर्पण ये हो गया समतल दर्पण। तो समतल दर्पण में अगर हमें अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है, मान लीजिए यहाँ पे कोई है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है अपना, तो दर्पण जो है उसे कम से कम इसका आधा होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में, तो प्रतिबिंब को उस व्यक्ति के या उस वस्तु के कम से कम आधा होना चाहिए। ठीक है ना? अगर किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को अपनी पूरी आकार का प्रतिबिंब यानी पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उसे अपनी लंबाई का आधा दर्पण लेना होगा या उसके पास होगा, तभी वो देख पाएगा अपनी पूरी। ठीक है, ये तो हो गया पहला क्या है कि अगर हमें अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना है, तो अपना प्रतिबिंब दर्पण में देखना है तो मुझे अपने लंबाई का आधा दर्पण के सामने खड़ा होना पड़ेगा या दर्पण लेना पड़ेगा, तभी हम अपना पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में देख पाएंगे। ठीक है, ये तो पहली बात हो गई। दूसरा क्या है? ये है मान लीजिए दर्पण। तो अगर हम दर्पण में भी वेग से जाएंगे, तो हमारा प्रतिबिंब जैसे ये है, तो अगर हम यहाँ से दर्पण की तरफ दौड़ते हुए भी वेग से जाएंगे, तो हमें प्रतिबिंब में आते हुए 2v वेग से दिखाई देगा। कितनी वेग से? 2v वेग से। ठीक है, 2v वेग से दिखाई देगा। यदि हम दर्पण की ओर भी वेग से दौड़ते जाएंगे तो हमें प्रतिबिंब 2v वेग से दिखाई देगा। तो आप देखते होंगे कि जो वाहन है, बाइक, मोटरसाइकिल जो है, उसके शीशे पे लिखा भी होता है कि ऑब्जेक्ट इन द मिरर और क्लोजर देन द अपीयर, मतलब कि वस्तु स्वाभाविक वेग से अधिक गतिशील है। मतलब लिखा नहीं रहता, अगर आपने देखा होगा बाइक के शीशे पे, तो वहाँ पे लिखा होता है यही। इसका मतलब है कि आप शीशे में जो देख रहे हैं, कि आप जब शीशा में देखेंगे तो आपको जैसे लगेगा कि जो पीछे वाली गाड़ी है ये एकदम मेरे पास ही आ गई है, जबकि आप वास्तव में अगर पीछे मुड़ के देखेंगे तो हमसे काफ़ी दूर होती है। तो इसीलिए शीशे में लिखा होता है कि ये वास्तविक दूरी नहीं है। तो इसका मतलब है कि अगर हम शीशे की तरफ यानी दर्पण की तरफ भी वेग से दौड़ते जाएंगे, तो प्रतिबिंब हमारा जो है वो 2v वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और ये हो गया पहला तो हमने समझ ली। ये समझ लेते हैं हम दूसरा है। तो इसका मतलब अगर हम भी वेग से दौड़ते जाएंगे तो प्रतिबिंब हमें 2v वेग से दिखाई देगा। ठीक, अब तीसरा क्या है? अगर हम प्रतिबिंब को मतलब अगर हम कोण, किसका कोण? अगर हम दर्पण को थीटा कोण पे घुमाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब भी 2 थीटा कोण पे घूम जाएगा। ऑफ कोर्स घूम जाएगा। कैसे घूम जाएगा? क्योंकि हम अगर भी वेग से दौड़ते जाएंगे और प्रतिबिंब 2v वेग से दिखेगा, तो ऑफ कोर्स सी बात है कि हमें ये भी तब 2 थीटा कोण पे दिखेगा। अगर थीटा कोण पे प्रतिबिंब ये घुमा दिया जाए दर्पण, तो प्रतिबिंब भी 2 थीटा कोण पे दिखाई देगा। ठीक है, ये है नियम। चौथा रूल क्या है? चौथा रूल बहुत ही आसान है। चौथा रूल कहता है कि वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी होता है। ये है हमारा चौथा रूल। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि जितनी दूरी पर दर्पण से व्यक्ति है उतनी ही दूरी पर दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी होता है। ये है हमारा चौथा रूल। अब अभी हमने जो आपको तीसरा बताया था, तीसरा रूल, चलिए उस पर एक सवाल देख लेते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्वेश्चन यहीं पे हम लिखते हैं और आपको बताना है
उसका आंसर। देखते हैं कितना लोग बता लेंगे इसका आंसर, कितने लोगों को इसका जवाब पता है। चलिए, जैसे एक है कि मान लीजिए कोई भी एक, मान लीजिए रमेश जो है वो 10 मीटर पर सेकंड की चाल से 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद, क्वेश्चन आप लोग पूरा लिख लेंगे, मैं बोलता जा रहा हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूँ बस। रमेश 10 मीटर पर सेकंड की चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है। 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 25 मीटर अंदर देखता है। क्वेश्चन क्या है? रमेश 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। 5 सेकंड के बाद वह अपना प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 25 मीटर देखता है। ये क्या है? प्रतिबिंब। अपना प्रतिबिंब 25 मीटर दर्पण के अंदर देखता है। तो बताओ, दर्पण एवं रमेश के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी क्या है? ठीक है, दर्पण और रमेश के प्रारंभिक स्थिति के बीच अंतर, प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी बताओ। प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो चलिए एक मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद आपको बताना है दूसरा क्वेश्चन आप बताएंगे। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया था एक, अगर आपको याद हो, मैंने अभी आपको बताया था कि v बराबर 2v, मतलब कि अगर हम दर्पण के सामने v वेग से दौड़ते जाएंगे तो हमारा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर 2v वेग से दौड़ता हुआ दिखाई देगा। अभी हमने आपको ये बताया था। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया है? क्वेश्चन में दिया है रमेश 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। उसके बाद 5 सेकंड के बाद, तो कितनी स्पीड से दौड़ता है? वो दौड़ता है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और कितनी देर तक? 5 सेकंड तक। तो टोटल कितना हो जाएगा? टोटल हो जाएगा 50 मीटर पर सेकंड। कैसे हो जाएगा? आपको पता होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी बटे समय। लेकिन हमें क्या पता है? हमें समय पता है और चाल पता है, तो हमने दूरी निकाल लिया। तो दूरी कितना आ गया? 50 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ता है। अब आगे दिया है कि प्रतिबिंब 5 सेकंड के बाद जब वो देखता है तो उसका प्रतिबिंब 25 मीटर दर्पण के अंदर दिखाई देता है। तो बताइए उसकी प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, प्रारंभिक स्थिति और दर्पण के बीच की दूरी। चलिए इसे हम समझते हैं सही से। तो देखिए, ये है, मान लीजिए ये है दर्पण। ठीक है, उसने दौड़ना स्टार्ट किया। किसने? रमेश ने। कितनी स्पीड से? तो उसने दौड़ा 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और 5 सेकंड के बाद जब वो देखा तो उसकी जो है प्रतिबिंब वो 40, कितना है? क्वेश्चन फिर से हम देख लेते हैं। तो वो है 25 मीटर। तो उसने जब 5 सेकंड के बाद देखा तो वो है 25 मीटर अंदर, प्रतिबिंब जो है 25 मीटर अंदर। और वो दौड़ के कितना रहा था? 5 सेकंड तक कितना दौड़ लिया वो? 50 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 50 मीटर दौड़े। ये पर सेकंड नहीं होगा फ्रेंड्स, क्योंकि दूरी सेकंड में नहीं होता, दूरी सिर्फ मीटर में ही होता। ठीक है, तो ये हो गया 50 मीटर। और जब 5 सेकंड के बाद उसने देखा तो प्रतिबिंब कितना था? 25 मीटर। यानी v कितना था? ये v था 25 मीटर। ठीक है, ये था 25। ठीक, और जब वो शुरू से दौड़ना स्टार्ट किया तो 5 सेकंड में वो कितना दूर दौड़ चुका था प्रतिबिंब की तरफ? वो दौड़ चुका था 50 मीटर। ठीक है ना?
तो फिर अभी हमने एक और रूल सीखा इसके जस्ट पहले कि प्रतिबिंब जितना प्रतिबिंब की वो है कि वस्तु में, देखिए फिर से मैं आपको समझा देता हूँ। ये चौथा रूल जो हमने सीखा था, ये क्या सीखा था कि वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। हमने सीखा था कि नहीं, वस्तु की दूरी बराबर प्रतिबिंब की दूरी। अभी हमने सीखा कि अगर दर्पण से वस्तु जितनी दूरी पर है, दर्पण के अंदर प्रतिबिंब भी उतना ही दूरी पर दिखाई देगा। अभी हमने आपके चौथे रूल में ये बताया ना। अब देखिए यहाँ पे वही रूल लगेगा। 50 मीटर तो वो दौड़ चुका 5 सेकंड में, उसका प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है 25 मीटर पे, ठीक है। तो अब यहाँ पे भी उसी रूल से कि जितना वस्तु की दूरी है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होता है। तो हमें प्रतिबिंब की दूरी तो पता है कितना है, प्रतिबिंब की दूरी है 25 मीटर। ये है प्रतिबिंब की दूरी 25 मीटर है। तो ऑफकोर्स इतना भी जो है ये भी हो जाएगा, ये भी कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 25 मीटर। कैसे हो जाएगा? क्योंकि हमें पता है कि वस्तु की दूरी जितनी होती है उतनी ही प्रतिबिंब की भी दूरी होती है। इस वजह से यहाँ पे हो जाएगा 25 मीटर। और उसके पहले जब शुरू से उसने स्टार्ट किया दौड़ना दर्पण की तरफ, तब तक वो 5 सेकंड पहले तक उसने 50 मीटर कवर कर लिया, 5 सेकंड तक। उसके बाद प्रतिबिंब था 25 मीटर, उसकी वजह से हो गया ये भी वस्तु की दूरी यहाँ प्रेजेंट टाइम से, इस टाइम से यानी वर्तमान समय से 25 मीटर ये हो गया, ठीक है। और उसके पहले 50 मीटर हो चुका था, 50 मीटर पर सेकंड हो चुका था, ठीक है ना। तो अब पूछ क्या रहा है क्वेश्चन, चलिए देख लेते हैं। वो पूछ रहा है दर्पण और रमेश के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। दर्पण और उसके बीच, देखिए फिर से, दर्पण और रमेश के प्रारंभिक स्थिति। प्रारंभिक मतलब ये वाली स्थिति जब उसने दौड़ना स्टार्ट मतलब शुरू किया। दर्पण और प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। तो दर्पण और प्रारंभिक कितने क्या पूछा है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। दर्पण और रमेश के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी, तो ये तो हो गया दर्पण यहाँ तक, और प्रारंभिक स्थिति ये है, तो ये इतना हो गया 50 मीटर, ये हो गया 25 मीटर। तो इस प्रकार हो जाएगा 50 + 25 बराबर 75 मीटर, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका आंसर हो जाएगा 75 मीटर। अगर पूछ लेगा यही क्वेश्चन में कि रमेश की वर्तमान स्थिति से उसके प्रतिबिंब की दूरी बताओ, वर्तमान स्थिति से यहाँ से यहाँ तक अगर पूछ लेगा रमेश की वर्तमान स्थिति से, क्योंकि अब 5 सेकंड के बाद वो यहाँ पे पहुँच चुका है, तो वर्तमान स्थिति से और प्रतिबिंब के बीच की दूरी अगर पूछ लेगा तो वो हो जाएगा 50 मीटर। हो जाएगा कि नहीं ना। अगर वहीं पे फिर पूछ लिया कि प्रतिबिंब से प्रारंभिक स्थिति की दूरी, यानी यहाँ से यहाँ तक की अगर दूरी पूछ लिया, तब कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 100 मीटर, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया होगा आपको। अगर समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन आप सबके लिए फिर, जिसका जवाब भी आपको कमेंट में देना है। जिसका जवाब सही होगा उसका कमेंट में पिन कर दूंगा, ठीक है ना। फिर से मैं क्वेश्चन आपको दे देता हूँ, एक दूसरा क्वेश्चन है कि क्या क्वेश्चन दूँ, जैसे अमन 20 मीटर पर सेकंड की चाल से, 20 मीटर पर सेकंड की, पूरा लिख देता हूँ इसका, चाल से एक दर्पण की ओर दौड़ता है, 5 सेकंड, अब की मैं दे देता हूँ 10 सेकंड के बाद, 10 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब, 10 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर, 10 सेकंड के बाद वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब, दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब, वह दर्पण के अंदर अपना प्रतिबिंब 25, अब की मैं दे देता हूँ 50 मीटर अंदर देखता है, अपना प्रतिबिंब 50 मीटर अंदर
देखता है। तो बताइए दर्पण योम रमेश के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। ठीक है, दर्पण योम, इसमें रमेश नहीं है, इसमें क्या है, इसमें अमन है फ्रेंड्स, ये ध्यान देंगे आप लोग। ठीक है, ये क्या है, दर्पण योम अमन के प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी। जो भी इसका सही जवाब देगा उसका कमेंट मैं पिन कर दूंगा। प्रारंभिक स्थिति के बीच की दूरी बताइए। ठीक है, आपको ये बताना है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अगर आपको इतना समझ में आ गया तो चलिए आज का वीडियो बस यहीं तक, क्योंकि आज हमने जो हम सोच के आए थे उतना हो चुका है। आज मैंने आपको शुरू में कहा था कि हम सीखेंगे, हमने आपसे क्या क्या कहा था, हमने कहा था कि आज हम सीखेंगे कि दर्पण का परावर्तन क्या होता है, अपवर्तन क्या होता है और प्रकीर्णन क्या होता है, जो कि हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर इसमें आपको कोई परेशानी हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं उसका जवाब देने की ज़रूर से ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।